हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की जो हमारी भूगोल है उसके जो हमारे चैप्टर आने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कौन से हमारे 4 चैप्टर आने हैं, उनमें क्या कंटेंट है। और ये जो कंटेंट आपके पास मैं लेके आई हूँ ये हमारे लेक्चरर ज्योग्राफी जो है अबरार अहमद सर, उनके द्वारा ये मैं लेके आई हूँ आपके पास। और इस पीडीएफ के तहत जो आपके ज्योग्राफी के जो 4 चैप्टर हैं उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट ये जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का वो है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में जो विषय वस्तु हमारी है वो है संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है मनुष्य को, प्राकृतिक संसाधन में भू संसाधन, मृदा के प्रकार और जो मृदा का वितरण है वो किस प्रकार है, भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है और संरक्षण के उपाय। तो ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में पढ़नी है, इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन होते हैं। संसाधनों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधनों के प्रकार में आप देखेंगे कि संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जैव व अजैव संसाधन में बांटा गया है। जैव संसाधन जिनमें जो सजीव होते हैं और अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं। यहाँ सामने उदाहरण दिए हुए हैं। समाप्यता के आधार पर देखें तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनका आप 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय जिनका आप एक बार प्रयोग करें और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उनका आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो वो अनवीकरणीय संसाधन। उसी तरीके से स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो व्यक्तिगत यानी व्यक्ति का कोई संपत्ति, सामुदायिक यानी वो संपत्ति जिसका सभी उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय जो राष्ट्र के यानी देश में है जैसे कि नदियाँ या चट्टान या फिर कोई तालाब या फिर कोई खनिज संसाधन, खादान वगैरह, वो राष्ट्रीय संपत्ति हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति हो गए आपके जो खुले महासागर है। विकास के स्तर पर हम देखेंगे तो संभावी, विकसित और भंडार और संचित कोष के रूप में 4 भागों में बांटा गया है संसाधनों को। संभावी संसाधन वो हैं जो प्रदेश में उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग अभी नहीं किया गया है। विकसित वो हैं जिनका हमें पता चल चुका है और उनका हमने उपयोग कर लिया है। भंडार वो हैं जिनके पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं लेकिन सही टेक्नोलॉजी, सही तकनीकी ना होने की वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। और संचित कोष का मतलब है कि ये भंडार का हिस्सा है लेकिन इनके भविष्य में निकट में उपयोग करने की संभावना अभी नहीं है लेकिन शीघ्र हो सकती है। तो संसाधनों के ह्रास के क्या कारण हैं? लालच है, लोगों का लालच, जिसकी वजह से वो संसाधनों का अतिदोहन कर रहे हैं। संसाधनों का कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाना, पर्यावरण का विनाश होना, विश्व शांति को खतरा है और हमारी पृथ्वी को भी इससे खतरा है। संसाधन नियोजन बता रखे हैं किन किन तरीके से संसाधनों का नियोजन किया जाना चाहिए। संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी भूमि है कितने भागों में बटी हुई है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे 43% मैदान, उसके बाद है 30% पर्वत और 27 पठार। ठीक है, हमारी भूमि इतने भागों में बटी हुई है। उसके बाद भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज में किया गया है, तो वनों के अधीन 23% है, जो बंजर और बेकार भूमि है वो 5% है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो भूमि जहाँ पर खेती की जाती है वो है 46%। ठीक है, जिस पे खेती की जा रही है अभी हाल ही में। भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं कि जिस तरह से खनन हो रहा है, जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, अत्यधिक जो पशुचारण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है तो वन काटे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भू निम्नीकरण का कारण है। मृदा को बनने के क्या क्या कारक हैं उसके बारे में बताया है। जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो कि 2 प्रकार की होती है, खादर व बांगर। उसके बाद काली मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पाई जाती है। फिर लैटेराइट मिट्टी जो कि चाय व कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर मरुस्थलीय मिट्टी, ये राजस्थान और गुजरात के कुछ प्रदेशों में पाई जाती है। उसके बाद आ जाते हैं लाल व पीली मिट्टी, ये आपको पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मिलेगी आपको। फिर वन मिट्टी, ठीक है, वनों में पाई जाती है। मृदा प्रदन क्यों हो रहा है उसके कारण दिए हुए हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप कंटेंट को देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को समझाऊंगी तो 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर को समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उपाय दे रखे हैं कि किस प्रकार से जो मृदा प्रदन हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए।
फिर जल के बारे में बताया गया है कि जल की कमी किस प्रकार से हो रही है विश्व भर में, जल दुर्लभता के कारण क्या है कि क्यों जल की कमी जो है वो हो रही है, उसके कारण बताए गए हैं। जल की गुणवत्ता खराब होने के कारण जो है वो सब बताए गए हैं। तो ये आपका संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है उसमें से ये कंटेंट मेन जो मुख्य निचोड़ा गया है वो बातें आपके सामने रखी गई हैं। अब यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है कृषि। इसमें जो विषय वस्तु है उसको देखेंगे तो कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें जो हैं किन किन टाइम पे उगाई जाती हैं, काटी जाती हैं, इनके बारे में, कृषि में क्या सुधार किए जा रहे हैं, तकनीकी सुधार, और कृषि का जो है रोज़गार वगैरह, और कृषि में किस तरह से रोज़गार है, किस तरह से कृषि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ ये देखिए पेज नंबर 44 से 47 जो आपकी CBSE जो NCERT बुक है आपकी, 44 से 47 जो पेज नंबर है वो डिलीटेड है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। भारत में कृषि के महत्व को बताया गया है। कृषि के प्रकार देख लीजिए, जीविका निर्वाह कृषि जो होती है, यहाँ पे निर्वाह आएगा, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि जो छोटे से भूमि के टुकड़े पर सिर्फ निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए की जाती है। गहन जीविका कृषि जो है वो बहुत बड़े भूमि के टुकड़े पर अधिक जनसंख्या को की पूर्ति के लिए की जाती है। वाणिज्यिक कृषि का मुख्य मतलब मोटिव होता है, वाणिज्यिक कृषि व्यापार के मुद्दे से की जाती है, और रोपण कृषि जो होती है वो एक बहुत लंबे चौड़े भाग में की जाती है, ये भी व्यापार के मुद्दे से की जाती है। इसका एग्जांपल देखेंगे गन्ना, रबर, चाय, कॉफ़ी, केला, ठीक है। फिर देखिए जी किन किन मंथ में कैसी कैसी फसलें हैं, क्या उगाया जाता है, क्या काटा जाता है, इसको शस्य प्रारूप बोलते हैं। तो रबी की फसलें हैं, इसका टाइम जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मई जून तक काट ली जाती हैं, उदाहरण आपको यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद एक खरीफ जून से सितंबर, जुलाई अगस्त में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और चावल हैं, जो मुख्य फसलें हैं चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ज्वार, कपास, अरहर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है जायद फसलें जो कि मई अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून तक ही काट ली जाती हैं, यानी कि इनकी फसल जो है वो ज़्यादा जल्दी उगती है, उनको फटाफट काट लिया जाता है, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, चारा, ये सब, ठीक है। उसके बाद है मुख्य फसलें। तो चावल के बारे में दे रखा है कि उसको क्या क्या टेम्परेचर चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए। उसके बाद जो उसके उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। फिर गेहूँ है, फिर गेहूँ का जो एक कंडीशन है कि क्या चाहिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की कंडीशन, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। चाय, उसके बाद चाय जो है वो असम में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और फिर जो मिट्टी का टेम्परेचर जो उसके चाहिए वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख फसल और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, जैसे मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में, कॉफ़ी कर्नाटक में, रबड़ केरल में, कपास गुजरात में, और जूट पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो जो पहले राज्य हैं, आप पहले राज्य को याद ज़रूर करें, क्योंकि पहला राज्य जो है वो उस फसल में अग्रणी होता है। फिर कृषि से जुड़े हुए प्रौद्योगिकी सुधार, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्या सुधार किए गए हैं कृषि को उन्नत बनाने के लिए, जैसे कि जोतों की चकबंदी की गई है, जिम्मेदारी प्रथा का अंत किया गया है, भूमि की हदबंदी की गई है, और भूमि सुधार कानूनों का निर्माण किया गया है। उसके बाद तकनीकी सुधार देख लीजिए। तकनीकी सुधार में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, उन्नत किस्म के बीज, और दूरदर्शन से मौसम की जानकारी, किसानों को लोन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। फिर भारतीय कृषि की समस्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन उसके बावजूद में भारतीय जो कृषि है वो उन्नत नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याएं जो हैं वो हैं। तो यहाँ पर आप सारे कृषि के समस्याओं से जुड़े जो पॉइंट है वो देख सकते हैं। फिर हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में अगर देखें तो 63% जनसंख्या की आजीविका का साधन है कृषि, ठीक है, और हमारे देश की GDP में 4% का योगदान देती है। उसके बाद है कृषि में रोजगार घटने के कारण क्या है, क्योंकि सिंचाई योजनाओं, मंडियों व यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी की कमी हो रही है, कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाना, पर्याप्त पूंजी का अभाव, आर्थिक सहायता का अभाव, आप ये कह सकते हैं किसानों को पर्याप्त आय ना होना, सरकार की नीतियाँ इस तरह से न होना, जिसकी वजह से लोग कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग रहे हैं। फिर इसके आधुनिकीकरण के उपाय, किस तरीके से कृषि का आधुनिकीकरण किया जा सकता है, वहाँ पर कुछ सुझाव दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कृषि चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर है विनिर्माण उद्योग,
इसमें हमें पढ़ना है उद्योगों के प्रकार, उद्योगों का जो के बारे में जो पूछा गया है मानचित्र में आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे औद्योगिक प्रदूषण कैसे फैल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये वाले जो पेज नंबर 74 से 75 है बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो नहीं पढ़ना, वो डिलीटेड है। उसके बाद विनिर्माण का महत्व, कि विनिर्माण का महत्व क्यों ज़रूरी है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार मैंने इस बार देखा है सैम्पल पेपर्स में हर जगह, तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, किस प्रकार है, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उद्योगों में आवश्यकता, ठीक है, यानी उद्योगों में क्या प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन हो रहा है, उसके बारे में बात किया गया है। फिर उद्योगों का हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में ये 17% का योगदान दे रहा है, रोजगार में वृद्धि कर रहा है, विदेशी मुद्रा का हमें प्राप्त हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। और उद्योगों की अवस्थिति को के कारक, यानी कि एक उद्योग लगाने के लिए उसकी अवस्थिति को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमें अगर एक उद्योग लगाना है तो हमें चाहिए कच्चा माल, बाजार, परिवहन के साधन, श्रम, पूंजी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए। और उद्योग और नगरीकरण, ये एक छोटा सा पॉइंट है उद्योग और नगरीकरण का। फिर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया आप देखेंगे। भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग होते हैं और उपभोक्ता उद्योग होते हैं। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग, यानी छोटे अपने जो घर पे या कम पूंजी से उद्योग लगाए जाते हैं वो। फिर मध्यम उद्योग और फिर बृहद उद्योग। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर उद्योग, तो सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उद्योग। फिर आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको बताना है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। और किन किन देशों को भारत जो है सूती वस्त्र निर्यात करता है, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, यूरोप, नेपाल, जापान, इन सब देशों को जो है भारत जो है वो सूती वस्त्र निर्यात करता है। उसके बाद समस्याएं, उद्योगों की समस्याएं किस प्रकार की है, भारतीय उद्योगों की समस्याएं, उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। अगर आप पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो अच्छा बन जाएगा और आप मार्क्स भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। फिर आ जाता है पटसन उद्योग। पटसन उद्योग जो है भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है और बांग्लादेश से हमें पूरी चुनौती मिलती है। तो भारत जो है पटसन उत्पाद करने में सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यातक में बांग्लादेश नंबर 1 है। तो यहाँ पर बंगाल में हुगली नदी के पास इसकी अच्छी खासी पैदावार होती है। क्यों बंगाल में पटसन सबसे अच्छा उगाया जाता है, क्या रीज़न है, तो ये वो पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर। और प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ये वाले पटसन उद्योग की, तो ये वाले पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे कि भारतीय पटसन उद्योग की चुनौतियाँ क्या हैं। उसके बाद चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भारत में विश्व में चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, विश्व जो चीन के बाद, ठीक है। और चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार राज्यों में केंद्रित है। अब ये जो उद्योग है उत्तर प्रदेश से हटकर हम देखें, जो भारत में जो महाराष्ट्र है या जो और दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर चीनी उद्योग जो हैं वो स्थापित हो रहे हैं। उसके बाद चुनौतियाँ आ जाएंगी, चीनी उद्योग की चुनौतियाँ। और लोहा इस्पात उद्योग आ जाता है। लोहा इस्पात उद्योग जो है वो एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है। लोहा, इस उद्योग में हम देखते हैं लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर, मैंगनीज आदि कच्चे माल की आवश्यकता हमें पड़ती है। भारत में जो लोहा जो है वो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आ जाएंगी लोहा इस्पात उद्योग की चुनौतियाँ। फिर औद्योगिक प्रदूषण किस किस प्रकार के होते हैं, वायु, जल, तापीय और ध्वनि प्रदूषण। फिर ये जो प्रदूषण है इसे पर्यावरण का निम्नीकरण कैसे हो रहा है या पर्यावरण कैसे इफेक्ट हो रहा है, उसके पॉइंट्स आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर। फिर अब हमारा जो आखिरी चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इसमें जो विषय वस्तु है आप देखेंगे, परिवहन के साधन क्या क्या हैं, फिर सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, हमारे प्रमुख पतन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद पूछते हैं परिवहन, संचार तथा व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं,
इसके ऊपर एक क्वेश्चन, संचार के ऊपर जो है विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है कि संचार के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जनसंचार वगैरह के ऊपर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा रहा है इस बार, वो है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अच्छा क्यों है। तो आपको सड़क परिवहन की जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी है, और रेल परिवहन जो है उसमें क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आगे आएंगे तो सड़कों के प्रकार, जैसे कि राष्ट्रीय महामार्ग में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा इंपॉर्टेंट है। फिर राज्य महामार्ग, ठीक है, राज्य की राजधानियों को जो जोड़ता है, इसका जो देखरेख है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग देखता है। फिर जिले की सड़कें, जो कि जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ती हैं, इनका रखरखाव जिला परिषद करती है। फिर सीमावर्ती सड़कें हैं, जो कि देश की सीमाओं पर सामरिक महत्व की सड़कें होती हैं, इनका जो रखरखाव है सीमा सड़क संगठन करता है। उसके बाद ग्रामीण सड़कें आ जाती हैं। ग्रामीण सड़कें जो हैं गाँव के पास के शहरों व कस्बों को जोड़ती हैं। सड़क घनत्व, सड़क घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग 100 किलोमीटर में जो आप देखेंगे इधर से 100 किलोमीटर, इधर से 100 किलोमीटर, ये जो वर्ग बन रहा है इसके बीच में जितनी भी सड़कें आ रही हैं उसे हम कहते हैं सड़क घनत्व। ठीक है, तो भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे कम सड़क घनत्व है और केरल में सबसे अधिक सड़क घनत्व पाया जाता है। फिर भारत में सड़कों की समस्याएं, ठीक है, सड़कों की क्या समस्याएं हैं उसके ऊपर आप वैसे भी आंसर आपको काफ़ी हद तक पता होंगे, आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। फिर आ जाता है रेल परिवहन। रेल परिवहन उत्तम क्यों है उसके बारे में बताना है। रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो रेल परिवहन को प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। भारतीय रेल की समस्याएं कौन कौन सी हैं। फिर स्वतंत्रता के बाद रेलवे में कौन कौन सी प्रगति हुई हैं। पाइपलाइन परिवहन आ जाता है। पाइपलाइन परिवहन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आवश्यक है आजकल के इसमें से, तो उसकी इम्पोर्टेंस आ जाएगी, इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रमुख पाइपलाइन जो हमारी हैं उनके बारे में, जैसे HVJ पाइपलाइन परिवहन जो है गुवाहाटी, बरौनी और गुजरात से सलाया, ये 3 पाइपलाइन परिवहन है। उसके बाद आ जाता है जल परिवहन, और हमारे जल परिवहन में जल राजमार्ग जो है वो है पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, पहला हल्दिया से इलाहाबाद है, दूसरा सदिया से धुबरी, और राजमार्ग तीसरा है कोटापुरम से कोल्लम तक। ठीक है, उसके बाद समुद्री जल परिवहन के बारे में आ जाएंगे, जो कि हमारे 12 प्रमुख पतन हैं, जो कि ऊपर जिनके ऊपर मैप भी आता है, 12 प्रमुख पतन। और उसी तरीके से वायु, जो हमारे वायु मार्ग हैं यानी कि जो वायु पतन है उसके बारे में भी आ जाता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए 12 पतन यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट मैप में आते हैं। कांडला, ये कांगला लिखा है, ये कांडला है, मुंबई। उसके बाद है मार्मागोवा, जवाहरलाल नेहरू आपको नॉलेज में होना चाहिए लेकिन मैप में नहीं है। न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। उसके बाद हल्दिया और पारादीप। पारादीप पहले आना चाहिए क्योंकि उड़ीसा में है, और हल्दिया जो है वो कोलकाता के साथ होना चाहिए क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है वायु परिवहन। वायु परिवहन के क्या उत्तम चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, क्या उसकी महत्वपूर्ण अच्छी चीज़ें हैं वो उनको आपको बतानी है कि जल्दी पहुंचा देता है और सुविधाजनक होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद संचार के साधन कौन कौन से हैं आपके आसपास, तो सार्वजनिक साधन देख लीजिए, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस। निजी साधन जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, टीवी। प्रथम श्रेणी की डाक होती है पार्सल, निजी पत्र या तार। द्वितीय श्रेणी की डाक होती है किताबें, रजिस्टर्ड पैकेट, समाचार पत्र, मैगजीन इत्यादि। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप कैसे क्या बातें बतानी है कि आयात निर्यात क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप जानेंगे। उसके बाद आ जाता है पर्यटन। पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यटन आजकल के दौर में हम देखें तो पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है लोगों को रोज़गार प्रदान करने में, और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है। ये सारे जो पॉइंट है आप देख लीजिए ऊपर से लेके यहाँ तक, ये सारे जो पॉइंट है ये पर्यटन के ऊपर ही आपको मिलेंगे, वो भी इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। सो बच्चों यहाँ पर जो है ये कंप्लीट होता है हमारा वीडियो, और ये हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे अबरार अहमद सर को क्योंकि उन्होंने ये बड़ी मेहनत से ये जो पूरा PDF है ये रेडी किया है। सो बच्चों यहाँ पर हमारा ये PDF कंप्लीट होता है। आई होप आपको ज्योग्राफी के 4 चैप्टर उसकी कंटेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, कंटेंट समझ में आया है, तो इसे अपने आगे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को ये चीज़ें मिल जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें।
मेरे वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।